देखने वाले हैं वो क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 है सोशल साइंस की, और ये मेनली जो है वो हिस्ट्री की है। तो चलिए चैप्टर 2 को हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है आपका राजा और उनके राज्य की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये जो मानचित्र 1 है, ठीक है, तो ये 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। ठीक है, मानचित्र जो आपका मैप फर्स्ट है उसमें दिया हुआ है। तो कह रहा है कि उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्से में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के प्रमुख राज्य की बात की जा रहा है जो मैप फर्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे जो डिटेल में है, शॉर्ट बॉक्स में है, तो उसको देखते हैं। मैप में आपका क्या बोल रहा है कि गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहवान जो थे, चहमानो जिसको बोलते हैं, का स्थान निर्धारण करने का बात किया जा रहा है। तो यही सब चीज़ों को हम लोग इस मैप के थ्रू देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे जो मैप में दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे आपका बोल रहा है क्या कि ये तो आप जान रहे हैं कि ये कश्मीर वाला पार्ट है, और इसी तरह से आपका इंद्रप्रस्थ चाहमान हो गया, और आपका गुज्जर प्रतिहार हो गया, फिर चंदेल यहाँ पे साइड में हो गया, कन्नौज जो है ऊपर वाले क्षेत्र में यूपी में हो गया, आपका जो है वो पहाड़पुर हो गया, पाल वंश हो गया, जो कामरूप जो है वो, कामरूप किसका पुराना नाम है, तो ये आपका जो असम का पुराना नाम कामरूप है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है, तो ये है जो आपका अनरटा है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे परमार और गुज्जर प्रतिहार तो हमने देख लिया, चंदेला भी देख लिया, उत्कल उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल है। ठीक है, गंगा और महानदी का बताया हुआ है। उसी तरह से देखेंगे कलिंगा के नीचे क्या है, पूर्वी चालुक्य यानी पूरब। देखिए ये आपका क्या है, पश्चिम भाग है, और ये पूर्वी भाग है। ठीक है, मैं इसको कलर को थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, बहुत दिन से मैंने चेंज नहीं किया, तो आज मैं इस कलर को ही चेंज कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चोला को देखिए जो एकदम साउथ में है, और चेर हो गया, और लक्षद्वीप तो छोटा छोटा आप देख ही रहे हैं। उसके अलावा जो पांड्यन एकदम साउथ में है। ठीक है, एकदम आपका कितना है, तमिलनाडु की साइड में है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा जो भी दिया हुआ है। परिवर्तन सीमाएँ जो है, देखिए ये क्या किया गया है, बाद में जो ये डॉट डॉट से जो दिखाया गया है, ये परिवर्तन सीमा है। ठीक है, यहाँ पे जो बना हुआ है, ठीक है ना, चलिए यहाँ पे जो बना हुआ है देख लेंगे। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तो 12वीं से शताब्दी के राजवंशों की बात की गई है। तो चलिए हम लोग डिटेल में अभी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए पहले तो पता नहीं चलता है ना कि कैसे क्या पढ़ना है। अगर हम इसको इनसाइड बुक देखेंगे तो हमको पता चलने लगेगा कि इनसाइड बुक क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि नए राजवंशों का उदय की बात किया जा रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 7वीं सदी आते आते क्या होता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपना मातहत या सामंत के रूप में क्या मान्यता देते थे। ठीक है, कौन, तो राजा लोग देते थे। उनमें से जो है उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा और स्वामी के लिए उपहार लाए। ठीक है, यानी राजा लोग भी उम्मीद करते थे हम लोगों की तरह कि कोई हमारा बर्थडे हो या कोई स्पेशल ओकेज़न हो तो गिफ्ट लाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी वही स्थिति है, बट हम लोग तो गरीब इंसान हैं, बट ये राजा लोग तो गरीब नहीं होते ना। तो देखिए लेकिन उन लोगों को भी गिफ्ट का चाह किसको नहीं होता, सभी को होता है, चाहे वो हम हो या फिर कोई और भी हो। क्या आप लोगों को नहीं होता है? आप लोगों को भी सेम ही होता होगा। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है कि उनसे उम्मीद की जाती थी कि राजा या स्वामी के लिए उपहार लाए। ठीक है, उनके दरबार में हाजिरी लगाए और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। ठीक है, यानी सैनिक सहायता भी कौन रखते थे, सामंत लोग ही रखते थे। देखिए यहाँ पे आपका क्या बोला है कि अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत बोलते थे। महासामंत क्या थे, सामंत से बड़े को महासामंत बोलते थे। महामंडलेश्वर जिसको बोलते हैं, यानी पूरे मंडल का महान स्वामी को महामंडलेश्वर बोलते हैं। ठीक है, यानी मंडल क्या होता है, जो एरिया होता है उसको बोलते हैं, इत्यादि घोषित कर देते थे। ठीक है, कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। ठीक है, इस तरह का उदाहरण जो है दक्कन में राष्ट्रकूटों का है, यानी साउथ में दक्कन किसको, साउथ वाले पार्ट को देखते, महाराष्ट्र वाले
रीजन को राष्ट्रकूटों का था। ठीक है, शुरुआत में क्या होता है कि वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ यानी मतलब शाब्दिक हिरण्यगर्भ का मतलब क्या होता है, सोने का गर्भ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान भी किया। ठीक है, यानी जो पूजा पाठ किया जाता है उसको बोलते हैं। ये जब यह अनुष्ठान जो है वह ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। ठीक है, यानी मतलब कि क्षत्रिय के रूप में दोबारा वो क्या करेगा, क्षत्रिय बन पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पे कदम्ब, मयूर, शमन और गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ठीक है, उन्होंने अपना परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया। तो कौन अपना लिया था, तो जो गुज्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे वो क्या किए कि बाद में परंपरागत जो पेशा था उसको छोड़कर उन्होंने शस्त्र को अपना लिया। क्रम से कर्नाटक और राजस्थान में उन्होंने अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किया। ठीक है, तो ये हरिश्चंद्र जो थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राज्यों में प्रशासन की बात की जा रही, तो कहा जा रहा है कि इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज, उसके अलावा क्या है कि राजाओं के राजा को बोलते हैं महाराजाधिराज। ठीक है, यानी राजाओं के राजा को हम लोग बोलते हैं, यानी कोई राजा है उसका भी एक राजा है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे त्रिभुवन जो है चक्रवर्ती जिसको बोलते हैं, 3 भुवनों को स्वामी को त्रिभुवन बोलते हैं। ठीक है, और इस तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की जाती थी। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जो पिक है वो आपका बता रहा है कि चित्र 1 की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इलोरा की गुफा नंबर जो 15 का चित्रभित, जिसमें विष्णु भगवान को क्या नरसिंह अर्थात पुरुष के रूप में दिखलाया गया। यह जो कृति है वो राष्ट्रकूट काल की है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था और राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। ठीक है, राजस्व जो था वो व्यापारियों से भी लिया जाता था। ठीक है, 400 कर की बात की जा रही है, तो देखिए यहाँ शॉर्ट नोट में दिया हुआ है, जो पिंक में रहता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तमिलनाडु में शासन करने वाला चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लेखित कर है वेट्टी, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता। तो वेट्टी जो था वो नगद की बजाय क्या किया जाता कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व था। ठीक है, यानी हमारा जो है वेट्टी क्या था, वो जबरन श्रम था और ये कदमाई क्या था, तो ये एक तरह का भू राजस्व था। ठीक है, याद रखिएगा, हमसे पूछ सकता है ये। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या तार के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, या पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाले कर इत्यादि का भी उल्लेख किया गया है। ठीक है, और आज की बात कर रही है कि आज कैसे हम लोग कर वसूलते हैं। देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार मानते थे। यानी अगर एक राजा को आय हो रहा है तो उसके पास क्या होगा, वित्त आएगा, यानी पैसे आएंगे। साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे, यानी मंदिर जो बनाते थे या फिर जो दुर्ग किला वगैरह बनाते थे तो ये वित्त का यूज़ करते थे उसमें। संसाधन इन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे। ठीक है, और मतलब उन युद्धों को लड़ने में भी यूज़ होते
होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावना बनती थी। यानी कहने का कि व्यापारिक मार्ग बनेगा या फिर जो लूट के रूप में जो धन मिलने की बात की जाती थी वो भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, प्राय वंशानुगत होती थी और सेना में भी ऐसा ही होता था। ठीक है, कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे, यानी निकट संबंधी को ही बैठा दिया जाता था। ठीक है, प्रशस्ति और भूमि अनुदान की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दंश सत्य नहीं होते, यानी जो लिखा रहता है प्रशस्ति में, यानी प्रशस्ति का मतलब हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े भी थे, पिछले क्लास में प्रशंसा होता है, तो राजा लोगों का प्रशंसा किया जाता था। ठीक है, तो जो शब्द जो लिखा रहता है वो कोई ज़रूरी नहीं था कि वो सब सही हो, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। लेकिन इससे कम से कम ये एक बात तो पता चलता है कि शासक जो है वो खुद को कैसा दुनिया को या जो आने वाली जनता है उनको कैसा वो दिखाना चाहते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिसाल के लिए सूरवीर हो गया, विजय योद्धा के रूप में, ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। ठीक है, और ब्राह्मण किसका मदद करते थे, तो राजा का मदद करते थे। ठीक है, प्रशासन चलाने में। ठीक है, चलिए नागभट्ट की उपलब्धियों के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या, कई शासकों ने प्रशस्तियाँ में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल जो है वो हम लोग समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों को पढ़ा था, कि देखा था कि उसमें जो हरिसेन हैं वो बोलते हैं कि ये राजा किस तरह के हैं, बहादुर हैं, या फिर क्या क्या काम किए, क्या उनको पसंद था बीना बजाते हुए, तो ये सब की बातें संस्कृत में लिखी गई जो है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई है। ठीक है, एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कामों का वर्णन किया गया है। आंध्र सैंधव, ये सैंधव किसको बोलते हैं, आंध्र हो गया, सैंधव सिंधु को बोलते, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा हो गया, और कलिंग और उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। ठीक है, यानी तभी वो हरा दिए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका बात किया जा रहा है। तो उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया था, यानी उनको हरा दिया था। ठीक है, उन्होंने बंग यानी बंगाल का हिस्सा, अनर्त यानी अनर्त का मतलब होता है गुजरात का हिस्सा जो था, फिर मालवा का मध्य प्रदेश वाला जो हिस्सा था, उसके अलावा किरात जो वनवासी बोलते हैं, तो तुर्क जिसको तुर्क बोलते हैं, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजा हैं। मत्स्य किसको, विराटनगर जो बोलते हैं, राजस्थान वाला एरिया। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या है, राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत किया जाता था। ये भूमि ब्राह्मणों को दे देते थे कि आपको जो जीविकापार्जन करना वो कीजिए। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था, यानी राजा का नाम होता था, फिर देने वाले का नाम होता था, एरिया वगैरह देखिए इस तरह का बना हुआ था। ठीक है, देख रहे हैं, लोहा वाला पूरा पत्थर करके ऐसे बना हुआ। ठीक है, और उन्नीत है। ठीक है, यहाँ देखिए चित्र 2 की बात की तो ये हमारा क्या हो गया, चित्र 2 है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। थोड़ा तमिल, थोड़ा संस्कृत और थोड़ा क्या है कि तमिल लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। ठीक है, यहाँ पे किया गया है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। यानी कहने का मतलब कि रियल में राजा के द्वारा क्या किया गया है, जारी किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। तो देखते हैं क्या क्या दिया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान ने तमिल भाग का एक अंश है। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि क्या क्या दिया जाता था। तो हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर, साथ ही कटेदार झाड़ियाँ बनाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं, फलदार वृक्ष हो गया, पानी, भूमि, बगीचे और फलोदान हो गया। उसके अलावा क्या है, पेड़ हो गया, कुएँ,
खुली जगह हो गए, चारागाह हो गया, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें और खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन हो गई, दलदली जो जगह थी, हौज हो गया, नागार हो गया, मछलियों के तालाब हो गए, मधुमक्खियों के छत्ती और गहरी झीलें थी। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है तो क्या कह रहा है क्या कि जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल कर सकता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि जिसको भूमि मिले उससे वो क्या कर वसूल कर सकता है। ठीक है, वह जैसे कहने का मतलब कि वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा पान के पत्ते पर लगने वाले कर हो गए, बुने हुए कपड़े पर लगने वाले कर हो गए, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाले कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपर माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है और बड़े छोटे कुएं खुदवा सकते हैं। ठीक है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए एक नहर बनवा सकता है। ठीक है, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। ठीक है, यानी आपको उस समय भी पानी बर्बाद ना होने का प्रोसेस था कि आप पानी को वेस्ट ना कीजिए। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और आप क्या कीजिए कि विचार विमर्श के लिए इसको इस्तेमाल क्या क्या इस्तेमाल होता होगा। चलिए देख लेते हैं अगला। बोल रहा है कि 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया था। कब? तो 12वीं शताब्दी में, जिसमें कश्मीर के प्रशासन करने वाले राजाओं का आपका इतिहास दर्ज है, जिसमें कल्हन नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हन ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और अपनी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है, इसलिए 12वीं सदी के लिए असाधारण ग्रंथ था। ठीक है, धन के लिए युद्ध किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे और एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे पिक्चर में तो कुछ है नहीं। देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि गुज्जर प्रतिहार हो गए, राष्ट्रकूट हो गए, पाल वंशों के शासक सदियों तक क्या है कि कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इन किसको लेकर के? कन्नौज के ऊपर। और कौन? तो गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ठीक है, चूँकि इन से लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्राय इसको क्या कहा था? त्रिपक्षीय कहा था। 3 पक्ष थे, यानी आपका गुज्जर प्रतिहार हो गए, राष्ट्रकूट हो गए और पाल हो गए। ठीक है, और देखिए शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। ठीक है, इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। ठीक है, और उसको बर्बाद कर देते थे। ठीक है, अफगानिस्तान की गजनी का महमूद ऐसा ही एक शासक था। उसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उपमहाद्वीप पर 17 बार यानी 1000 से 1025 तक हमला किया। उसका निशाना था कि संपन्न मंदिर, जिसमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी था। महमूद जो धन उठा ले गया उसकी बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च किया, यानी यहाँ से ले जाके वो अपने राजधानी में खर्च करता है। ठीक है, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी होते थे। ठीक है, और जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए, वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूरब को अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। यानी गुजरात में कौन थे? तो चालुक्य थे, और आपके जो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम हिस्सा है वो गढ़वाल का था। ठीक है, तो टक्कर लिया। ठीक है, कौन? चहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय जो था, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1168 से लेकर के 1152 टाइम पीरियड है, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1151 में हराया, लेकिन दूसरे साल 1152 में उसके हाथों से हार जाता है। ठीक है,
चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र की बात की जा रही है। उरैयूर से तंजावुर तक की बात की जा रही है। देखिए चोल वंश सत्ता में कैसे आया, ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि कावेरी डेल्टा जो है में रियार नामक से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार का सत्ता था, ठीक है, सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजा के मातहत थे, ठीक है, मातहत थे पल्लव के, ठीक है, कौन, तो ये जो आपके मोटियार लोग जो थे, ठीक है। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पे कब्जा कर लिया। तो कौन हराता है मुटियार, तो मुटियारों को हराते हैं चोल जो थे विजयालय, वो हराते हैं 9वीं शताब्दी में, ठीक है। और वो किसके थे, तो उरियार के थे, ठीक है, उरियार के चोल वंशीय थे, ठीक है, और ये प्राचीन मुखिया थे। और देखिए ये क्या बोल रहा है कि उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सुंदरी मंदिर का निर्माण कराया, किसने, तो ये आपका विजयालय ने, ठीक है। चलिए यहाँ तो कुछ नहीं दिया हुआ है, अगला देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका जो है वो इंडिया का मैप है। देखिए यहाँ पे मैं आपको पूरा बता दे रही हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका क्या है कि यादव हो गया, उसके अलावा चालुक्य विक्रम आदित्य सिक्स के अंतर्गत, कल्याणी हो गया, कदम बादामी हो गया, काकतीय हो गया, वेंगी हो गया, उसके अलावा कलिंग दक्षिण कलिंग की बात की जा रही है, और वनवासी हो गया, आपका क्या वनवासी हो गया, और नोलाम वादी हो गया, चोला हो गया, गंगावादी हो गया, कोची हो गया, उरैयूर मदुरई, पांडे हो गया, गंगई चोलपुरम, तंजावुर हो गया, इस तरह से, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो क्या रहा है, क्या देखते हैं। यहाँ तो कुछ ये चोल राज्य और पड़ोसी की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे जो बात किया जा रहा है पिक्चर में देखिए, ठीक है, देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है। तो विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया, और दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लवों के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए, ठीक है। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है 985 ईस्वी में राजा बना, और उसी ने इनमें से ज़्यादातर हिस्सों को अपने नियंत्रण में कर लिया, ठीक है। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा, ठीक है। राजराज का पुत्र था राजेंद्र प्रथम, वो भी आगे इसी तरह का काम करना शुरू कर देता, ठीक है। उसने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई, किसने, तो राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। देखिए भव्य मंदिर और आकाशीय मूर्तिकला की बात की जा रही है, ठीक है। तो भव्य मंदिर और आकाशीय मूर्तिकला जो है राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की एक दृष्टि से एक चमत्कार है, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया हुआ। देखिए यहाँ पे देखिए किस तरह से बना है। देखिए ऐसे भी साउथ में आप जब भी जाइएगा ना, वहाँ पे मंदिर बहुत ही खूबसूरत रहता है। मतलब सोचिए कि वहाँ के कलाकार कितने मतलब कला से मतलब पावर में था कि वो इतना अच्छा खूबसूरत आज तक टिकाऊ, मतलब सोचिए हम लोग को सोच के इतना लग रहा है उस समय के कारीगर कितने महान रहे होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ चित्र 3 की बात की गई है, तो ये आपका चित्र नंबर 3 है। देखिए गंगई चोलपुरम के मंदिर छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थरों की जो मूर्तियाँ अलंकृत की गई हैं उन्हें भी देखिए, ठीक है। ये हमने देख लिया। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा आपको और जूम कर देती हूँ, ठीक है, देख रहे हैं ब्लर हो गया है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आप इसको देख लीजिएगा रोक करके। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, कह रहे हैं क्या कि चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए, ठीक है। और क्योंकि चोल मंदिर बने तो आसपास बस्ती भी बनने लगे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गई। और क्या बोला जा रहा है कि इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित हो गए, मालाकार
सुनार हो गए, बावर्ची हो गए, मेहतर हो गए, संगीतकार, नर्तक इत्यादि की। दूसरे शब्दों में मंदिर से पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, ठीक है, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे, ठीक है। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा में मानी जाती है, ठीक है, चोल के टाइम में जो बना हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ जो है, देखिए बोला जा रहा है कि ज़्यादातर प्रतिमाएं जो है वो तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी, जैसे महान भक्त जो हो गए, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं, ठीक है, ये देखिए बना हुआ पूरा, मतलब ये कितना मतलब अच्छा काम किया हुआ है, क्या क्या बोला जाए इसको, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका बोल रहा है क्या कि आपका कृषि और सिंचाई की बात की जा रही है, ठीक है। तो आप देखिए कृषि सिंचाई में क्या था कि चोलों की कई उपलब्धियाँ कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई थी। तो मानचित्र 2 देखने के लिए बोला जा रहा है। इसमें बोला गया है कि आपका गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाएं में बढ़ जाती है। कौन सी नदी? तो कावेरी नदी। ये छोटी शाखाएं पानी उलीचती है और इस जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी हो गया, कृषि हो गया, विशेषता आपका चावल की खेती के लिए आवश्यक आदत भी मुहैया कराता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले भी विकसित हो चुकी थी, ठीक है, यानी तमिलनाडु के और मतलब और भी विकसित हो चुका था तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में, पर 5वीं या 6वीं शताब्दी में आकर ही इस इलाके के बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई थी। कुछ इलाकों में क्या होता था कि जंगलों के साफ किया जाता था और कुछ इलाकों में ज़मीनों को समतल किया जाता था, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ कि डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होता था, ठीक है। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। अगला देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करनी जरूरी थी। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई गई थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए थे, कुछ जगहों पे बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर भी बनाए गए थे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये क्या है, तो कांस्यकालीन जो एक चोल कांस्य प्रतिमा है, कितनी सावधानी के साथ इसे अलंकृत किया गया और इसे गौर करने के लिए बात किया जा रहा है। तो देखिए, देख लिया, देखिए पूरी तरह से जैसे एक स्त्री होती है उसी तरह का बना हुआ है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह का बना हुआ है। चलिए ये देख लेते हैं क्या है। चित्र 5 है, इसमें क्या है, तो देखिए क्या है। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि बनाए गए हैं और स्मरण है कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे श्रम होता है, संसाधनों को व्यवस्थित करना होता है, इन कामों को देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाएगा। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गाँवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि साम्राज्य का प्रशासन की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रशासन किस प्रकार संगठित था। वे किसानों की बस्तियाँ को जो उर कहलाती थी सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को क्या कहते थे, नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेद वेलन यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन है, किसान बोलते थे, किसान को वेलन भी बोलते थे, ठीक है। तो अगला क्या है कि अरियाड़ जो होता था वो प्रधान होता था, जैसे उपाधियाँ दी, ठीक है। अरियाड़ एक तरह का क्या था, वो आपको उपाधि दी जाती थी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे थे, ठीक है।
अगला देखिए भूमि के प्रकार बोला जा रहा है। तो आपका जो चोल अभिलेख में जो मिला है तो भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो देखिए क्या है मिलता है, तो वेलन वगाई है, तो क्या है कि गौर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि है। ठीक है, ब्रह्मदेव क्या है, तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को बोलते हैं। शाला वो क्या है, तो ये विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि है। उसी तरह देवदान और तिरुन मठ कन्नी जो है वो मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को बोलते हैं। पश्चिम पल्ली चंदम क्या होता है, तो आपका होता है जैन स्थानों को दान दी गई भूमि को पल्ली चंदम कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पे भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियाँ अस्तित्व में आई। ठीक है, प्रत्येक ब्राह्मण देव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण स्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ठीक है, ये सभाएं बहुत कुशल पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर और ब्यौरावार दर्ज किए जाते थे। ठीक है, नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासकीय कार्य संपादित करते थे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तमिलनाडु के चिंगलपूट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे, जो मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए अगला देख लेते हैं जो बचा हुआ है, अभिलेख और लिखित सामग्री की बात की जा रही है। तो क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या, उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता की बात की रहे। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए था जहां से भू राजस्व वसूल किया जाता है। उनके पास घर होना चाहिए। एज जो होना चाहिए वो 35 से 70 वर्ष होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए था और सभा की सदस्यता के लिए ऐसा था। ठीक है, और उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ईमानदार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता, यानी 3 साल के बाद आप दूसरे का नहीं बन सकते। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, यानी आपको खाता जरूर जमा कराना संबंधी होता है कि आप उसको भर के ना दे दे पूरा धन। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में भी जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासा मुश्किल था कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इस राज्य में कैसा था। 12वीं सदी के तमिल कृति जो पेरिया पूर्णम से एक उदाहरण मिला है, तो इसमें क्या बताया गया है कि अडनूर की सरहद पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियाँ में अंटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे, यानी ये नीचे जाति के एक तरह से हो गए। ठीक है, और लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें ओछे किस्म के पेशों से लगे खेतियन मजदूर थे। चमड़े की पट्टियों से घिरी हुई झोपड़ियों के हाथों में छोटे मुर्गियाँ झुंडों में घूमते रहते थे, और गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहने हुए होते थे छोटे पिल्लों के उठाए उछलते चल रहे थे। ठीक है, यानी कुत्ते के बच्चे को। यहाँ देखिए, मारूद पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे की चमड़े की एक चादर पर सुला दी। आम के पेड़ भी थे, उनकी शाखाएं पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के बीच जमीन में बने छोटे गड्ढे में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। ठीक है, लाल कलिंगी वाले मुर्गों ने पाँव फटने से पहले तगड़े पुलैयार, यानी पुलाया का बहुवचन जो होता है, को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग देती। ठीक है, धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलाया जो है, वो पुलाया क्या है,
वो एक तरह का फीमेल होता है, ठीक है। आपकी पुलाया जो पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी, ठीक है। तो पुलाया जो स्त्री थी वो अपना गान भी करती थी, ठीक है। अगला देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। देख लेते कुछ और तो नहीं छूटा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं। तो देखिए आज हमने जितने भी चीज़ों को देखा है चैप्टर 2 के अंतर्गत, तो मैंने आपको कंप्लीट कराने का कोशिश किया है। तो आप इसी तरह से वीडियो देखते रहें, लाइक शेयर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।